सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ लखनवी अंदाज और व्याख्यान संख्या 2। पाठ के लेखक है यशपाल। तो पाठ का नाम क्या है? लखनवी अंदाज। इसके पहले व्याख्यान में हमने इस पाठ को पढ़ा था, लेकिन पाठ पूरा नहीं पढ़ा था, तो इसका शेष अंश हम आज पढ़ेंगे। पाठ के लेखक यशपाल जी हैं और यशपाल जी का जो परिचय है, जीवन परिचय, तो कहानीकार यशपाल का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में सन 1903 में हुआ। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तभी उनका परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनके संपर्क से वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया। सन 1976 में उनका देहांत हो गया। यशपाल जी की रचनाएं, तो यशपाल हिंदी के यशस्वी कहानीकार हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, अभिशप्त, वो दुनिया, फूल का कर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी आदि। तो ये यशपाल जी की कहानियां हैं। और इनके उपन्यास जो हैं वो है दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच आदि। यशपाल जी की साहित्यिक विशेषताएं। यशपाल जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियां लिखी। उनके कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं के दुखों का मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की कड़वी आलोचना की है, मतलब वो इनके आलोचक भी थे। उनकी लखनवी अंदाज कहानी झूठी शान पर गहरा कटाक्ष करती है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है, यानी समाज की सच्चाई को उजागर किया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को महत्व देते रहे। कि कल्पना का उनकी जो कहानियाँ होती थी वो काल्पनिक, आदर्शवादी और भावनाओं से युक्त नहीं, बल्कि सच्चाई, वास्तविकता के ऊपर होती हैं। भाषा शैली। अब हम यशपाल जी की भाषा शैली के बारे में जानते हैं। यशपाल की भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। विषय के अनुरूप उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अन्य भाषाओं के शब्दों से हिंदी में जो शब्द आते हैं बच्चों, उनसे भाषा में रोचकता उत्पन्न होती है, लचीलापन आता है और हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। पाठ परिचय। तो जो लखनवी अंदाज जो पाठ है, इसका परिचय, इस पाठ के जो लेखक हैं यशपाल लखनवी अंदाज के, वे इस रचना के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि बिना पात्रों कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है, अर्थात स्वतंत्र रचना के रूप में उसको पढ़ा जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है, जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता, दिखावे से संबंधित है, जो सच्चाई से, यथार्थ से, जिसका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है कि आज का जो समाज है उसमें इस तरह के लोगों को देखा जा सकता है। इस पाठ में जो हमने इसका अंश पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखक थे वो नई कहानी के बारे में सोच विचार करना चाहते थे, इसलिए वो सेकंड क्लास का टिकट लेकर ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं और सोचते हैं कि डिब्बा शायद खाली होगा और उसमें कोई भी नहीं होगा और आराम से बैठकर उसमें कहानी के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन जब डिब्बे में घुसते हैं तो वहाँ पर पहले से ही एक सफ़ेद पोश सज्जन वहाँ बैठे हुए होते हैं और उनके सामने तौलिए पर 2 ताज़े चिकने खीरे भी रखे होते हैं। और नवाब साहब जो है लेखक से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते, और इसके अनेक कारण हो सकते हैं कि नवाब था जो कि उसने खीरे खाने के लिए ख़रीदे थे और अब लेखक के आ जाने से अब खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को लेखक के सामने नवाब होते हुए कैसे खाए। तो लेखक नवाब के बारे में फिर अनुमान लगाने लगते हैं कि भाई शायद हो सकता है कि मेरा आना इनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगा हो। फिर नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी करते हैं और लेखक से भी खीरा खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन लेखक खीरा खाने से मना कर देता है
खीरे खाने की तैयारी का उसमें पूरा वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार नवाब साहब ने खीरों को खाने के लिए तैयार किया। तो अब हम इसका आगे का अंश आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। सतृष्ण का अर्थ होता है प्यासी, तृष्णा से जो युक्त हो। संयोग का अर्थ होता है मेल। दीर्घ निश्वास, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, लंबा, और निश्वास का अर्थ होता है सांस, तो दीर्घ निश्वास, लंबी सांस। पलकें मुंदना, आंखें बंद करना। मुंदना का अर्थ क्या है? बंद करना। वासना का अर्थ होता है कामना या लालसा, कि वासना के वशीभूत होकर के, कामना के, लालसा के वशीभूत होकर के। रसास्वादन, रस का स्वाद लेना। गर्व का अर्थ होता है अभिमान, घमंड, दर्प। गुलाबी आँख, अभिमान से भरी नज़रें या अभिमान से भरी हुई आँखें। खानदानी का अर्थ होता है पारिवारिक, और तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब, तहजीब का अर्थ होता है शिष्टता। नफासत, स्वच्छता। नज़ाकत का अर्थ होता है जो नाजुक हो, नज़ाकत, कोमलता। संतुष्ट का अर्थ है खुश या तृप्त होना या संतुष्ट होना। सूक्ष्म का अर्थ है बारीक, अर्थात जो दिखाई न दे। नफीस का अर्थ होता है बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है सूक्ष्म, जो दिखाई न दे। उदर का अर्थ पेट। तृप्ति का अर्थ है संतुष्ट होना, तृप्त होना। लजीज, लजीज का अर्थ होता है स्वादिष्ट। ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी आँखें। सकील का अर्थ होता है भारी, अर्थात आसानी से न पचने वाला। नामुराद एक अपशब्द है, इसका अर्थ अभागा भी होता है, और इसका अर्थ जिसकी इच्छा पूरी न हो, ये भी होता है। अब हम पाठ को संकेत बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो हमारा संकेत बिंदु है नवाब का खीरे की फांकों को सूंघकर फेंकना, कि नवाब साहब जो थे उन्होंने खीरे की फांकों को सूंघा और फिर फेंक दिया। तो बच्चों, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, कि जो नवाब साहब थे उन्होंने सतृष्ण ललचाई आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई, कि खीरे की फांकों के ऊपर उन्होंने नमक मिर्च ज़ीरा डाल दिया था, और उनके मेल से वो फांकें जो थी वो पनियाती फांकें चमक रही थी। उनको देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। एक बार खीरे की फांकों की तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, और फिर लंबी सांस ली, और फिर खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, और फिर नवाब साहब ने एक फांक उठाई और उसे अपने होठों तक लेकर गए। फांक को सूंघा, उसके बाद उन्होंने उस फांक को सूंघा, खाया नहीं है, फांक को उसने सूंघा है, और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। और सूंघने में जो उन्हें आनंद आ रहा था, सूंघने से ही वो खीरे का जो स्वाद ले रहे थे, उसके आनंद में उनकी आंखें बंद हो गई। पलकें मूंदना, आंखें बंद कर लेना। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। ऐसी फांकों को जब वो सूंघ रहे थे, पनियाती फांकों को, खीरे की को, तो उनके मुंह में पानी भर आया था, जिसका घूंट उन्होंने अपने गले से नीचे उतार लिया था। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, और ऐसा करने के बाद कि फांक को पहले होठों तक ले गए, फिर उसको सूंघा, फिर मुंह में जो पानी आया था उसको गले से नीचे उतार दिया। उसके बाद नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी उस फांक को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए, कि नवाब साहब जो थे उन्होंने प्रत्येक खीरे की फांक को ऐसे ही नाक के पास ले गए, फिर उसको सूंघा, और फिर उसका रसास्वादन किया, कि उसको वासना के वशीभूत होकर उसका रसास्वादन करके उसको खिड़की से बाहर फेंकते गए। कि नवाब साहब ने धीरे धीरे सारी फांकों को खिड़की से बाहर इसी प्रकार सूंघकर फेंक दिया। खाया नहीं है उन्होंने केवल सूंघकर उसका आनंद लिया और बाहर फेंकते चले गए।
अगला संकेत बिंदु है नवाब साहब की सोच। हाँ, लेखक की सोच कि जो लेखक थे वो नवाब साहब के बारे में क्या सोच रहे थे। तो नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। नवाब साहब जो थे उन्होंने जो खीरा काटा था उसकी जितनी फाँकें की थी सभी फाँकों को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। सूंघ सूंघ कर सबको खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ पोंछ लिए और होंठ भी पोंछ लिए कि तौलिया जो उनके पास था उससे हाथ और मुंह पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया। अब लेखक कहते हैं कि उन्होंने गर्व से गुलाबी आँखें अभिमान भरी आँखें, नज़रें, तो उन्होंने गर्व के साथ, अहंकार के साथ, घमंड के साथ उसने अभिमान भरी आँखों से लेखक की ओर देखा। मानो कह रहे हो यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। मानो कि वह यह बताना चाहते हो कि ख़ानदानी रईसों का खीरा खाने का यही तरीका है कि वे लोग खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाते नहीं हैं बल्कि उसको सूंघ कर ही उसको बाहर फेंक देते हैं, कि उसका रसास्वादन सिर्फ सूंघने मात्र से ही करते हैं, उसको खाते नहीं हैं। तो नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बच्चों बाहर क्यों फेंक दिया था? ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा कि उसने एक एक खीरे की फाँक को सूंघा और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया? तो जो नवाब साहब थे वो लेखक को अपनी नवाबी शान दिखाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने खीरे की सभी फाँकों को बाहर फेंक दिया था कि वो अपना ख़ानदानी रईसों वाला तरीका लेखक को दिखाना चाहते थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। कि जो नवाब साहब थे वो जो खीरे की तैयारी जो की थी और जो इस्तेमाल का उनका तरीका था, अब वो उससे थक चुके थे और लेट गए थे आराम से वहाँ पर। हमें तस्लीम में सिर खम करना पड़ा। लेखक कहते हैं कि मुझे तस्लीम का अर्थ है सम्मान में, सर खम करना का अर्थ होता है झुकाना, कि सर झुकाना पड़ा, कि जैसा उन्होंने किया था उसको देखकर लेखक ने भी उनके सम्मान में सिर झुका लिया। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। कि यह है ख़ानदानी का अर्थ होता है पारिवारिक, तहज़ीब का अर्थ तहज़ीब होता है और नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता और नज़ाकत का अर्थ होता है कोमलता। कि वो दिखा रहे थे कि हमारी ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत ये है। तो बच्चों, नवाब साहब की गुलाबी आँखें लेखक से क्या कह रही थी? तो जो गुलाबी आँखें थी लेखक की, वो क्या कहना चाहती थी? तो वो ये कहना चाहती थी कि नवाब जो था अपने ख़ानदानी शौक़ और रईसी जीवन शैली का लेखक को एहसास कराना चाहता था। हमारा अगला संकेत बिंदु है नवाब साहब की नज़ाकत। कि जो नवाब साहब की नज़ाकत की, उनकी कोमलता के बारे में बताया गया है कि लेखक कहते हैं, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? कि लेखक जो है इस बात के ऊपर ध्यान कर रहे थे। गौर करने का अर्थ क्या होता है? ध्यान करना। तो वो ध्यान कर रहे थे कि क्या खीरा इस्तेमाल करने का जो ये तरीका था कि नवाब साहब ने सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही क्या हो गए थे? संतुष्ट हो गए थे कि यार ये तरीका जो था ये ठीक था। क्या किसी खाद्य वस्तु को, खाद्य पदार्थ को हम केवल सूंघकर ही उसका आनंद ले सकते हैं या अपना पेट भर सकते हैं मात्र कल्पना से ही? तो लेखक कहते हैं कि नवाब साहब का ये सूक्ष्म, नफीस का अर्थ है बढ़िया या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है बच्चों अशरीरी, अर्थात जिसका भौतिक स्वरूप न हो, केवल सूक्ष्म या अस्तित्व हो, केवल वह मतलब उसका सिर्फ एक अस्तित्व हो लेकिन उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं हो। इसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसका ये तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। उदर का अर्थ होता है पेट, कि ऐसे तरीके से कभी पेट नहीं भर सकता। किसी खाद्य वस्तु को जब हम खाएंगे वो हमारे पेट में जाएगी तो ही हमारा पेट भरेगा। उसको सूंघने से हम उसका स्वाद और कल्पना से अपने पेट को नहीं भर सकते, हमारी उदर की तृप्ति नहीं हो सकती, हमारी भूख शांत नहीं हो सकती।
नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब नवाब साहब ने खीरे की फांकों को सूंघ लिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया और स्वाद के आनंद में अपनी पलकें बंद कर ली। यह सब लेखक देख रहे थे और फिर उन्होंने ऐसा करने के बाद पेट भरने का डकार भी ले लिया कि जब हम खाना खाते हैं, जब हमारा कोई भी चीज़ हम खाते हैं फिर हमारा पेट भर जाता है तो हमें डकार आती है। तो नवाब साहब ने बिना खाए ही ऊंचे पेट भरने का डकार ले लिया, पेट भरने का ऊंचा डकार ले लिया था कि भाई सूंघने मात्र से ही मेरा तो पेट भर गया है। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। कि जब नवाब साहब ने डकार लिया तो लेखक की ओर देखते हुए डकार लिया और फिर लेखक को कहा कि खीरा लजीज होता है। लजीज का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट। कि खीरा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ होता है बच्चों भारी। और नामुराद मैदे पर बोझ डालता है कि नामुराद जो है वो मैदे पाचन तंत्र के ऊपर बोझ डाल देता है। मतलब उन्होंने यह दर्शा दिया कि खाने में भारी होता है, आसानी से नहीं पचता है, लेकिन खाने में स्वादिष्ट होता है। अब लेखक अगला संकेत बिंदु है कि ज्ञान चक्षु खुलना। अब जब नवाब साहब ने ये सारी बातें बताई खीरे के बारे में लेखक को, तो लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी जो ज्ञान रूपी नेत्र थे वो खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। और लेखक सोचने लगे कि भाई यही मेरी नई कहानी के लेखक हैं कि इन्होंने किस प्रकार से बिना खीरों को खाए ही इनका पेट सूंघने मात्र से ही भर गया है। तो अब मेरे भी ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं वो खुल गए हैं कि भाई जब बिना खीरा खाए पेट भर सकता है और डकार भी आ सकता है तो फिर नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। लेखक कहते हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। देखा बच्चों, तो लेखक को नई कहानी के लिए उसको यहाँ पर एक विचार मिल गया, एक उसको लेखक मिल गया कि भाई जिस प्रकार खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के, केवल लेखक की इच्छा मात्र से कि लेखक की इच्छा से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। कि जब ऐसा हो सकता है, बिना खाए पेट भर सकता है, तो फिर लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी भी बन सकती है, नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा नवाब साहब के बारे में और लेखक के बारे में, दोनों का ही वो था इसमें। तो इसमें नवाब साहब ने डकार लेकर क्या व्यक्त किया था। अब हम आपसे प्रश्न रखते हैं आपके लिए कि नवाब साहब जो थे उसने डकार लेकर वो क्या व्यक्त करना चाहते थे, कि लेखक के सामने क्या बताना चाहते थे। तो जो नवाब साहब थे डकार लेकर यह प्रकट करना चाहते थे कि भाई उनका पेट सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही भर गया है। कहना चाहता है कि हम नवाब बहुत ही ऊंचे, मतलब बड़े ही श्रेष्ठ होते हैं और हम इस तरह से इन छोटी चीज़ों को खाते नहीं हैं, तुच्छ खाद्य पदार्थों को हम खाते नहीं हैं, बल्कि इनको तो हम सूंघ कर ही फेंक देते हैं। तो बच्चों, हमने जो आज इस पाठ की जो विषय वस्तु पढ़ी है उसके ऊपर आधारित हमने आपके लिए यहाँ नीचे प्रश्न लिखे हैं और आपको उन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और पाठ को पढ़ने के बाद ही आप उत्तर लिखेंगे, उससे पहले नहीं लिखेंगे। आप वीडियो को पढ़ें, वीडियो में सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद आप अपनी पुस्तक में से इस पाठ को स्वयं भी पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरे की फांकों को देखने और खिड़की से बाहर छोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कि आपको जो नवाब साहब ने खीरे की फांकों को देखा और फिर खिड़की से बाहर छोड़ दिया, आपको उसका यहाँ पर वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, खीरे के रसास्वादन में नवाब साहब ने किन किन ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग किया। तो
तो बच्चों ज्ञान इंद्रियां जो होती है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है जिनको सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो इसमें जो नवाब साहब है उन्होंने कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग किया है, उन ज्ञान इंद्रियों के आपको यहाँ नाम लिखने हैं। और कब प्रयोग किया? जब उसने खीरे का रसास्वादन किया तब। अगला प्रश्न है, लेखक ने खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत किसे कहा है? आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला है, ज्ञान चक्षु खुलने पर लेखक क्या सोचने लगा? तो ज्ञान चक्षु का अर्थ क्या बताया था? ज्ञान रूपी नेत्र। कि जब लेखक के ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए तब लेखक ने क्या सोचा या क्या सोचने लगा। 5वां प्रश्न है, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? तो ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर बेटा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे। अब हमने व्याख्यान 1 में आपको गृह कार्य दिया था, अब हम उसका आपको हल बताते हैं। आपने उन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे और अगर आप उत्तरों से मिलान कीजिए। अगर आपका उत्तर ठीक है तो ठीक है, और अगर गलत है या आपको कोई संशय है तो आप उस प्रश्न का उत्तर दोबारा से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला प्रश्न था, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? तो इसका उत्तर था कि लेखक को बहुत दूर तो जाना नहीं था, कि लेखक को कोई बहुत अधिक दूर नहीं जाना था। भीड़ से बचकर, लेखक जो थे वो भीड़ से भी बचना चाहते थे और एकांत में बैठकर नई कहानी के संबंध में सोचना चाहते थे। कि नई कहानी लिखनी थी, उसके बारे में उनको सोच विचार करना था, इसलिए वो एकांत चाहते थे और एकांत में बैठकर नई कहानी के बारे में सोच सकने और प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। हो सकता है नई कहानी के बारे में सोचना चाहते हो, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। दूसरा प्रश्न था, लेखक क्या सोचकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया? कि लेखक ने क्या अनुमान लगाया कि सेकंड क्लास के डिब्बे में वो चढ़ गया, तो उसका अनुमान बताना है कि उसने क्या सोचा। तो लेखक ने सोचा या लेखक का अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, कि सेकंड क्लास का जो डिब्बा है वो खाली होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा, अर्थात डिब्बा जो है वो निर्जन होगा। इसलिए एकांत में बैठकर नई कहानी के बारे में सोचने के विचार से सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े थे, परंतु डिब्बा खाली नहीं था। वहाँ नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पहले से ही बैठे हुए थे। कि जब नवाब साहब लेखक जब डिब्बे में चढ़े तो डिब्बा उनको खाली नहीं मिला, वहाँ पहले से ही नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन यानी एक नवाब पहले से ही वहाँ पर पालथी मारे बैठे हुए थे। अगला प्रश्न था, खीरे को सामने कटा हुआ देखकर भी लेखक ने खाने से क्यों मना कर दिया? कि लेखक के सामने खीरा कटा हुआ रखा था, उसके ऊपर नमक, मिर्च और ज़ीरा छिड़का हुआ था और खीरे की उन पनियाती फाकों को देखकर भी लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया? तो खीरे को सामने कटा हुआ देखकर मुंह में पानी को भरकर लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया। तो मना कर देने का कारण क्या था? क्योंकि वह पहले खीरा खाने से मना कर चुके थे। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने दोबारा से नवाब साहब को खीरा खाने से मना कर दिया, क्योंकि नवाब साहब ने जब खीरे पहले धोए और काटे थे तो काटने से पहले भी उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा था, लेकिन नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए पूछा था, लेकिन लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया था। और जब खीरे को पूरी तरह से खाने के लिए नवाब साहब ने तैयार कर लिया तो उन खीरों को देखकर लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन पहले मना कर दिया था। इसलिए अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए लेखक को दोबारा से भी खीरा खाने से मना करना पड़ा कि भाई खीरा
नहीं खाना, क्योंकि उसको अपना आत्मसम्मान बचाना ज़रूरी था। तो बच्चों, आशा है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। तो आप इस पाठ को एक बार खुद स्वयं भी पढ़ना और इसके प्रश्न उत्तर जो हमने आपको दिए हैं उनके उत्तर आप लिखना, और अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है वो हम बाद में करवाएंगे। पहले आप जो पाठ से संबंधित जो प्रश्न थे हमने अभी वो दिए हैं, तो आप उन्हीं को ही लिखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ आप याद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।